हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे टेक्नीशियन बी जो वेल्डर की है। इसरो का HSFC का जो पेपर हुआ था 2 तारीख को 2/1/2025 को, जो टेस्ट टाइम दे रखा है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। ठीक है, तो इसका पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन जो थे 80 नंबर क्वेश्चन थे, तो उसके बारे हर एक क्वेश्चन पे देखेंगे और बाकी ऑप्शन जो होते हैं जिनके बारे आंसर जो वैलिड आती हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसरो जो होता है वो भारत सरकार का एक अंतरिक्ष विभाग है जो PMO को अंडर आता है सीधा। ठीक है, और ये इसरो जो है बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर जो है HSFC करके होता है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, जो बेंगलोर में है। तो वहाँ का जो पेपर हुआ था 2 तारीख को, उसका पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए पेपर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे हम, इसमें सारे जो भी क्वेश्चन होंगे सबका एक एक करके डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है हैंड टूल्स के बारे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ हैंड टूल्स यूज टू ओपन गैस सिलेंडर इन वेल्डिंग प्रैक्टिस। तो वेल्डिंग प्रैक्टिस में जो होता है गैस सिलेंडर को ओपन करने के लिए जो हैंड टूल्स यूज़ करते हैं उसका नाम पूछा है। ठीक है, तो आपका स्पिंडल की होता है, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो गैस के जो सिलेंडर उस पर हेड होता है वहाँ पर लगा होता है एक बोल्ट लगा होता है या स्क्रू कह लो, वो लगा होता है। तो उसको ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे कह रहा है उस पर जो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो होता है स्पिंडल की होता है। ठीक है, इसमें एक एलन की करके होता है, जो आपका एलन की जो यूज़ होता है वो जैसे हेक्सागोनल सॉकेट जो होते हैं जो डीप होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, या फिर नॉर्मल जो होते हैं हेक्सागोनल सॉकेट हेड जो होते हैं उन पे यूज़ करा जाता है एलन की का। बाकी डी स्पैनर जैसे होते हैं, तो डी स्पैनर में आपका कभी कभी डी स्पैनर कह लेते हैं जो डबल एंडेड का होता है, या फिर सिंगल एंडेड का जो होता है ओपन वाला, उस टाइप के जो होते हैं उसको कब कह लेते हैं। बाकी जनरली ये तो होता नहीं है, एक्स की भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में सील्डेड गैस इज कॉमनली यूज इन टीक। टीक वेल्डिंग में क्या होता है, टीक का बेसिकली फुल फॉर्म जो होता है टंगस्टन इनर्ट गैस होता है। ठीक है, तो टंगस्टन इनर्ट गैस में जो होता है आपका ऑर्गन और हीलियम की होती है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है तो ऑर्गन दे रखा है। ठीक है, तो ऑर्गन यूज करा जाता है इसमें। ऑर्गन जो होता है टिक वेल्डिंग में होता है, मिग वेल्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बाकी हाइड्रोजन का भी कुछ मात्रा में यूज किया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन एसिटिलीन जो गैस कटिंग होती है उसमें यूज़ करा जाता है ऑक्सीजन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या है, विच ऑपरेशन टू रिमूव बर फ्रॉम अ प्लेट आफ्टर आर्क कटिंग। तो आर्क कटिंग करने के बाद उसमें जो बर्स होते हैं, बर्स को रिमूव करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो वो फाइलिंग होता है। फाइलिंग एक ऑपरेशन होता है जिसमें क्या होता है मेटल के जो है उसके एक्स्ट्रा जो मटेरियल होते हैं उसको हटाए जाते हैं। सेम चीज़ होता है स्क्रैपिंग में भी, लेकिन स्क्रैपिंग में क्या होता है कि स्क्रैपिंग में बहुत मतलब प्रिसाइजली उसमें किया जाता है। वही चीजलिंग में क्या होता है ज़्यादा जहाँ मटेरियल होता है हटाने का वहाँ पे यूज़ किया जाता है चीजल का। चीजलिंग जो है एक प्रोसेस है, स्क्रैपिंग भी एक प्रोसेस है। स्क्रैप जो होता है स्क्रैपिंग जैसे करते हैं, स्क्रैप की सहायता से स्क्रैपिंग करते हैं। फाइलिंग भी जो है एक प्रोसेस है जो फाइल के द्वारा किया जाता है। ब्रशिंग जो होता है ब्रशिंग में भी किया जाता है, जहाँ पे जैसे जंग वंग लगता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे वायर ब्रश यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो यहाँ पे पूछा था बर हटाने के लिए। ठीक है, तो बर हटाने के लिए आपका फाइलिंग यूज करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है, तो ऑयल बेस्ड गेस्ट फायर का पूछा है। ऑयल बेस्ड जो फायर होता है वो कौन से क्लास में आता है। ठीक है, तो क्लास बी में जो आता है वो ऑयल बेस्ड का आता है। क्लास ए में जो आता है आपका वुड आ जाएगा, मतलब ये जनरल फायर होता है, जनरल फायर में आता है। क्लास ए का जो है वो आपका जनरल फायर में आ जाएगा जिसमें वुड आ जाएगा, उसके बाद पेपर आ जाएगा, क्लॉथ आ जाएगा। ठीक है, क्लास बी में आपका ऑयल आ जाएगा। क्लास सी में गैस से रिलेटेड जो भी हैं वो आ जाएंगे, जैसे LPG हो गया, ब्यूटेन हो गया। सो जो भी गैस से वो आ जाते हैं वो सारे आ जाएंगे क्लास सी में। क्लास डी में आपका मेटल से आ जाएगा, मेटल और इलेक्ट्रिकल फायर में आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें टॉलरेंस पूछा हुआ है, टॉलरेंस क्या होगा इसका। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस जो होता है वही आपका टॉलरेंस होता है। तो मैक्सिमम निकालोगे 20 पॉइंट, नहीं तो आप सीधा मैं इस पर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए 20.035 उस पर डिफरेंस निकालोगे, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका
24.075 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जब आप माइनस करोगे तो 24 नहीं होके यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। 975 आ जाएगा, 24.975 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यदि इसको माइनस करते हो तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा ये 35 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया, तो मतलब 600, तो ये आंसर आ जाएगा 0.06। ये आपका डी में आंसर हो जाएगा। बेसिकली आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं लेना है, बेसिक को हटा देते हो आप तो सीधा निकाल सकते हो। टॉलरेंस पे दोनों के बीच का, दोनों का ऐड कर दो तो सीधा निकल जाएगा। बेसिकली क्या होता है, इसको आप टोटल ऐड करोगे तो जो आ जाएगा 25 पॉइंट में आ जाएगा 0.035 और माइनस करोगे इसका आ जाएगा 24.975। तो यहाँ पे 25 रह गया और यहाँ पे 35, तो 60 हो जाएगा ऐसा करके। बाकी अब यहाँ से डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, हाउ मच गैप इज मेंटेन बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड द वर्क रेस्ट और पेडेस्टल ग्राइंडिंग। तो पेडेस्टल ग्राइंडिंग में जो होता है, जो हमारा टूल रहता है और वर्क पीस रहता है, तो ग्राइंडिंग व्हील रहता है, उसके बीच का जो गैप होता है, जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया, यहाँ पे टूल रेस्ट होगा, ठीक है। ये आपका पेडेस्टल ग्राइंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये व्हील है और इसके पास टूल रेस्ट जो होता है, उसके बीच का गैप पूछ रहा है, तो कितना कितना मेंटेन रखना है बोल के, ठीक है। तो आपका 2 से 3 mm का गैप जो है वो मेंटेन रखा जाना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द यूज ऑफ इंटरमीडिएट टेक ऑन वेल्ड सेटिंग ऑफ प्लेट। तो इंटरमीडिएट टेक के बारे में पूछा है, जो वेल्ड सेटिंग में प्लेट में यूज़ किया जाता है, उसका मेन यूज़ क्या है, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है, अलाइन करता है और मेंटेन करता है पोजीशन ऑफ द जॉइंट। तो आपका डी जो है आंसर है, अलाइन टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ जॉइंट। ये बाकी जैसे है इसमें टू रिड्यूस द वेल्डिंग रन, तो आपका जो टिप मतलब आप पहले इलेक्ट्रोड जो पकड़ते हो उसमें साथ में, तो उसका जो स्पीड होगा, जैसे आप गन पकड़ते हो जिस पे जिससे आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रोड लगा के, आप इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, और उससे आप जो वेल्डिंग करते हो तो आपकी स्पीड यदि कम रहेगी तो उसकी इसमें वेल्डिंग रन वाला आता है। फिर उसके बाद कंट्रोल डिफेक्ट इन वेल्ड, तो यदि आपका सही टेक्निक यूज होगा तो उसमें ये डिफेक्ट नहीं आते हैं, उसके बारे में। तो स्पीड ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट, तो आप यदि इसका तो कोई रीजन ही नहीं है, इंटरमीडिएट टेक पूछ रखा था, तो उससे आपका अलाइन टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है, ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 150 kgf जो है एयर में है और 100 kgf जो है वाटर में है। तो डेंसिटी पूछा है मेटल का कितना होगा, ये दे रखा है kgf में और पूछा है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो डेंसिटी का जो इसका डेंसिटी निकालोगे तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लोड ऑफ एयर हो जाएगा, लोड ऑफ एयर बाय लोड ऑफ एयर माइनस लोड ऑफ वाटर। तो इसका जो वैल्यू पुट करोगे तो आपका 150 बाई 150 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 150/50। जब काटोगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 kgf में आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरा दिया हुआ है 3 kgf में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या है, वैल्यू आंसर दिया हुआ है वो केजी मीटर पर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए, फीट से चेंज करने के लिए हमको मीटर में करना है, मीटर क्यूब में करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आपका 3000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर के लिए कौन सा जो मटेरियल यूज किया जाता है, सॉलिड ड्रोन स्टील जो होता है उसका यूज़ किया जाता है गैस के सिलेंडर बनाने के लिए। इसमें फोर्ज स्टील का दे रखा है। तो जो फोर्ज स्टील होता है आपका, ये ऑटोमेटिक और एरोस्पेस के जो बॉडीज़ होते हैं उसको यूज बनाने में, ऑटोमेटिक और एरोस्पेस के जो बॉडीज होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद निकल स्टील जो होता है, निकल स्टील जो होता है क्रायोजेनिक स्टोरेज होता है, जैसे आपका लिक्विड फॉर्म में जो फ्यूल को करा जाता है, जैसे आपका लिक्विड ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, जो हाई प्रेशराइज में होते हैं उनको रखने के लिए निकल स्टील का जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। वहीं स्टेनलेस स्टील के लिए आप देखोगे इसका बहुत जगह पे यूज है, जैसे फूड में हो गया, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उसके पाइपलाइंस बनाने के लिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, सोलर थर्मल पैनल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही ब्रिजेज जो बनते हैं ब्रिजेज में भी यूज़ किया जाता है आपका स्टेनलेस स्टील का। इसके बहुत सारे यूजेज हैं। आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे।
इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट हार्डनेस नंबर। तो हाईएस्ट हार्डनेस नंबर जो होता है वो मार्टेनसाइट का होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कोर्स पियरलाइट में। तो कोर्स पियरलाइट जो होता है ये जैसे टेम्पर्ड मार्टेनसाइट हो गया, जिसको मार्टेनसाइट को ही टेम्पर किया जाता है। टेम्पर में क्या होता है बेसिकली टफनेस और जो होता है उसका जो फाइन मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा फाइन किया जाता है और उससे ब्रिटलनेस जो है उसको रिलीज़ किया जाता है और टफनेस आ जाती है उसमें, ठीक है। वहीं कोर्स पियरलाइट में क्या होता है, ये आपका फेराइट और सीमेंटाइट का जो होता है दोनों एक जगह पे आके एक क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे यूटेक्टाइड स्टील होता है उसका जो 0.84 से परसेंटेज से कम जो होता है कार्बन वो यूटेक्टाइड होता है। इसीलिए कोर्स पियरलाइट में मतलब आपका फेराइट और सीमेंटाइट जो होता है दोनों मिलते हैं और यूटेक्टाइड जो स्टील होता है वहाँ पे जाके फिर उसको उस टेम्परेचर पे रख के केक करके वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो जो पाप बनता है वो होता है कोर्स पियरलाइट का। वहीं फाइन पियरलाइट जस्ट इसका अपोजिट थोड़ा सा हो जाएगा कि फेराइट और सीमेंटाइट इसमें भी होते हैं, फेराइट सीमेंटाइट अलग होते हैं। उसके साथ ही इसमें जो लेयर्स होता है माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है और सॉरी लेयर जो होता है बहुत ही पतला होता है। साथ ही माइक्रो स्ट्रक्चर इसका जो यूज हो जाता है तो उसके जो लेयर्स होते हैं या उसके अंदर का जो बॉन्ड होता है उसको बहुत पतला कर देता है। आगे आते हैं 11 नंबर पे, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है इफ़िशियंसी ऑफ अ मशीन। इफ़िशियंसी दिया इफ़िशियंसी पूछा हुआ है कितना होगा, एफर्ट लगा रहा है। तो इफ़ द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड 1000 kg 400 kg इज 400 kg एंड वेलोसिटी रेशियो इज 500 kg, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो एम ए निकालेंगे तो एम ए हो जाएगा आपका लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो लोड जो है 1000 है और एफर्ट जो है 400 kg है, ठीक है। इसको काटोगे तो आपका 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 आ गया। उसके बाद ये 2.5 जो है एम ए आ जाएगा, ठीक है। एम ए हो जाएगा 2.5। उसके बाद इसको क्या करना है, अब हम इफ़िशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है तो इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। तो इफिशियंसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज आया 2.5 आया और वेलोसिटी रेशियो जो है वो आपका 5 है। इसको जब आप काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 50%। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ABC का पूछ रखा है फुल मतलब क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द ABC फर्स्ट एड में। तो एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन होता है, ठीक है। आगे आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से पूछा है हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो कॉपर की होती है, उससे कम होता है आपका एल्यूमिनियम का, उससे कम होता है ब्रॉन्ज, फिर ब्रास। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, द पॉइंट वेयर वेल्ड रेनफोर्समेंट वेल्ड फेस जॉइंट पेरेंट मेटल इज कॉल्ड। तो रेनफोर्समेंट के बारे में पूछा है, जो जॉइंट करते हैं तो उसको जो बोलते हैं वो टो बोलते हैं, ठीक है। इसमें लग क्या होता है, लग के बारे देखेंगे तो लग जो होता है पाइप सपोर्ट कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रूट होता है ये इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो इन्वॉल्व होता है वेल्ड जो किया जाता है जैसे इनसाइड द पाइप और जो जॉइंट होते हैं, जैसे इसमें जैसे देखेंगे हम रूट में तो एक रख लो ऐसे और एक ये रख लो 2 प्लेट, ठीक है। यहाँ जब जॉइंट करोगे ना तो यहाँ जो निचला हिस्सा होगा ना वो आपका रूट कहलाता है, ठीक है। वहीं आपका थ्रोट में आते हैं तो थ्रोट जो होता है, थ्रोट जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है रूट और फेस के ऊपर, ठीक है। जैसे ये रूट हो जाएगा ये फेस हो जाएगा, उसके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसी को थ्रोट बोलते हैं। बाकी तो हमने देख लिया। वेल्ड जो होता है रेनफोर्समेंट, जहाँ पे रेनफोर्समेंट छूट जाता है फेस जॉइंट तो पेरेंट मटेरियल जहाँ पे होता है उसको टो बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारा हमने देख लिया, लग को, रूट को, थ्रोट को। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है फेनोमेनन कोड देयर इज़ नो मेल्टिंग ऑफ द एज, जहाँ पे मेल्ट नहीं होता है बेस मेटल रूट फेस साइड फेस बिटवीन वेल्ड रन, तो उसको पूछ रखा है। तो वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है। जहाँ पे क्या होता है, जो भी पेरेंट मटेरियल होता है ना
फेनोमेनल कोल्ड, नो मेल्टिंग ऑफ द एज। जैसे ये आप बना लो एक मेटल एक दूसरा मेटल, तो यहाँ पे जो डालोगे ना तो ये क्या होता है, मेल्ट नहीं होता है। तो लैक ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, वो फ्यूज नहीं होगा तो वो मेल्ट भी नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उसके बीच में जगह रह जाती है। ठीक है, आगे जैसे लैक ऑफ पेनेट्रेशन का देखते हैं। तो लैक ऑफ पेनेट्रेशन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें गैप रह जाता है किसके बीच में, मेटल जो जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे गैप रह जाता है पेनेट्रेशन, और उसके कारण गैप रह जाता है, तो वो आपका लैक ऑफ पेनेट्रेशन होता है। उसके बाद एक्सेसिव पेनेट्रेशन में क्या होता है कि वेल्ड मेटल जो है वो अंदर घुस जाता है। ठीक है, जैसे आप जहाँ पे जैसे इसमें क्या है, लैक ऑफ पेनेट्रेशन में वो सही तरीके से लगा नहीं। ठीक है, और वहीं एक्सेसिव पेनेट्रेशन में क्या होगा कि जैसे हम वेल्ड करते हैं तो वो क्या होता है कि अंदर जहाँ तक हमको करना है उससे ज़्यादा उसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेल्टिंग होगी, तो और जो जिस मेटल पे हम लगा रहे हैं उस मेटल पे भी उस चीज़ का इम्पैक्ट जाएगा, जिससे क्या होगा, वो मेटल भी पिघलेगा, तो उसके कारण वो अंदर धंस जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, जो रिप्रेजेंट ये जो डायग्राम दिखा रहा है इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का कौन सा है, आपका पहला जो है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है, और ये बी जो है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है, द लो स्टेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो बी इज इक्वल्स टू आई आर वाला बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ में होता है, ओम्स लॉ डी है। ठीक है, उसके बाद जैसे किरचॉफ लॉ का देखते हैं। तो किरचॉफ लॉ में क्या होता है, इसके जो टोटल वोल्टेज होते हैं ना, उसको एक लूप में जोड़ने के बाद क्या होता है, वो जीरो होता है। सारे जो भी वोल्टेज उसके दिए, जैसे V1 दे लो, V2 दे लो, V1 प्लस V2 प्लस V3, जब इनका टोटल निकालोगे तो उसका जीरो होता है। ठीक है, फॉर्मूले में फिर बाद में उसका कर सकते हैं। वहीं आगे हम चलते हैं। तो आगे में जैसे क्या है, हुक लॉ का। ठीक है, तो हुक लॉ क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो होती है अप्लाइड करी जाती है विद इन दिस इलास्टिक लिमिट के बीच में, तो वहाँ पे इसका आता है। ठीक है, हुक लॉ जो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन मटेरियल जो होता है उस पर डिपेंड करता है, उस पर इसका लॉ लागू होता है। ठीक है, और डाल्टन का जो होता है, डाल्टन का बेसिकली प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल इसके हिसाब से आएगा। आपका डाल्टन जो है किससे रिलेटेड है, तो प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC सप्लाई में। तो AC से DC सप्लाई में जो चेंज करता है करंट को बेसिकली, तो आपका रेक्टिफायर सेट होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या होती है, यूज़ करी जाती है वेल्डिंग में। मोटर जनरेटर सेट हो गया, इंडक्शन जनरेटर सेट हो गया, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो गया। तो मोटर क्या करता है, मोटर में क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इंजन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या है, वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 19 नंबर पे, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल 30, 60 और 90 डिग्री दे रखा है। ट्रायंगल आर इन रेशियो में पूछ रखा है क्या होगा। ठीक है, तो इसका यदि हम रेशियो निकालते हैं तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें एक 30, एक 60, एक 90 ले लें। ठीक है, 30, 60 और ये 90। जब निकालेंगे इसका तो A/sin sin 30, V/sin 60 और C/90। तो इसका जो वैल्यू निकालोगे तो A, B और C इज इक्वल्स टू हो जाएगा। sin 30 का 1/2 होता है तो 2 हो जाएगा, 1/2 1 हो जाएगा, √3/2 तो √3। और इसका करोगे तो एक मिनट, ये जैसे A, B और C का। ठीक है, तो sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, ये sin 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। जब इसका निकालोगे तो 1 √3 और ये ऊपर जाएगा LCM होके, तो रूट ना होके 2 हो जाएगा। 1√3 और 2, 1√3 2, तो C में जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट शुड बी द एंगल इलेक्ट्रोड इन फ्लैट पोजीशन वेल्ड में। फ्लैट पोजीशन वेल्ड में जो होता है इलेक्ट्रोड का एंगल कितना होता है, तो आपका 70 से 80 डिग्री होता है। आगे आते हैं हम 21 नंबर पे, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी देख लेते हैं, और जो दे रखे हैं, जैसे इसमें अलग अलग पोजीशन होते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है, उसमें 45 डिग्री होता है, ठीक है। वही वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल में 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद एक ओवर हेडेड करके होता है, ओवर हेडेड में आपका 90 डिग्री होता है, और जब उसका चलता है, ट्रैवल करता है ओवर हेडेड में, ओवर हेडेड में चलते उसका एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। साथ ही वो ट्रैवल जो करता है वो 5 से 15 डिग्री में करता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है एक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बोथ साइड ट्रायंगुलर। एक ट्रायंगुलर प्लेट है, इसको पॉलिश करना है दोनों साइड से, ठीक है, इस साइड से और दूसरे साइड से। तो इसके साइड दे रखे हैं 40, 50, 60 है, तो बड़ा जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। एक 40 रख लो और एक 30 रख लो, ठीक है। इसका जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है 2 रुपया। तो आप जिसका एरिया निकालोगे 1/2 इंटू 40 इंटू 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल कितना, 20, 600 आ जाएगा। तो 100 का दे रखा है 2, 600 का कितना हो जाएगा 12। तो 2 साइड का पूछ रखा है, इंटू 2 करोगे तो आपका 24 आ जाएगा। तो डी जो है वो 24 है। आगे चलते हैं 22 नंबर पे। अकॉर्डिंग टू BIS रफनेस, रफनेस पूछ रखा है, सरफेस रफनेस का। 2 ट्रायंगल जो होता है उसका फिनिश जो होता है माइक्रोन मीटर में वो कितना होता है, तो 1.6 से लेकर 6.3 होता है, ठीक है। अब बाकी 3 ऑप्शन का देख लेते हैं। तो बाकी 3 में देखोगे तो आपका 12.5 से लेकर 25 तक का जो होता है वो आपका एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 0.2 से लेकर 0.8 जो होता है, इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं। उसके बाद आपका 0.05 से लेकर 0.1 तक का जो होता है उसमें आपका 4 ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये 2 ट्रायंगल हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया। इसमें आपका जो 12.5 से 25 तक है उसमें आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा। 0.2 से लेकर 0.8 तक है, उसमें आपका 3 ट्रायंगल हो जाएगा। और 0.05 से लेकर 0.01 तक है, उसमें 4 ट्रायंगल हो जाएंगे। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, व्हाट इज द सेड नंबर ऑफ कलर्ड गैस यूज इन 100 से लेकर 300 एम्पियर का है वेल्डिंग करंट रेंज मैनुअल आर्क इन वेल्डिंग। तो मैनुअल आर्क वेल्डिंग में पूछ रखा है, जो कलर्ड गैस होता है यूज किया जाता है 100 से 300 एम्पियर में, वेल्डिंग करंट का जो रेंज होता है उसमें पूछा है कि शेड नंबर कितना होगा। कलर शेड जो ग्लास लगे होते हैं कलर ग्लास का, उसमें शेड नंबर पूछा है, तो आपका 10 से 11 होगा शेड नंबर, जहाँ पे 100 से 300 एम्पियर का करंट रेंज होता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ करंट ऑफर 200 एम्पियर, ठीक है। करंट ऑफर जो है 200 एम्पियर एंड वोल्टेज जो है 20 वोल्ट है। तो ट्रैवर्स स्पीड पूछा है 5 mm का, ये कितना होगा आपका, ठीक है। तो पावर आउटपुट कितना होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। ट्रैवर्स स्पीड दिया हुआ है 5। इसमें देखते हैं दोबारा। तो करंट जो है वो 200 एम्पियर है, वोल्टेज जो है 20 वाट है। उसके बाद आपका ट्रैवर्स स्पीड दे रखा है 5 mm पर सेकेंड है ना। पावर आउटपुट कितना होगा वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू इसमें होता है VI करके, ठीक है। तो P जो हो जाएगा, अभी जैसे पावर निकालना है मुझे, V जो है वोल्टेज कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया हुआ है, और I कितना है मेरा, करंट दे रखा है 200। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाए 4000 आ गया, किसमें 4000 एम्पियर वोल्ट आया, ठीक है। अब आंसर जो दिया है किलोवाट में दिया है, तो इसको हम चेंज करने के लिए सीधा 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। 4 किलोवाट आ जाएगा, क्योंकि 1000 वोल्ट में जो होता है वो आपका 1000 जो वोल्ट होता है उसमें 1 किलोवाट होता है, ठीक है। तो आपका 4 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि 4000 एम्पियर वोल्ट है। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज़ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। आपका टंगस्टन जो होता है उसका आपका 3300 से 3600, कहीं कहीं आपको 3200 भी मिलेगा, ठीक है। और ये 3300 एक होता है, 3300 का आपको मिलेगा, अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे। कॉपर का होता है 1080, ठीक है। एलुमिनियम का होता है 660 डिग्री। गोल्ड का जो होता है 1060 से 70 के बीच में होता है। तो कहीं कहीं पे आपको 1064 भी लिखा हुआ मिलेगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछ रखा है रेस्पिरेटरी जो पीपीई है, मतलब आपको सांस लेने के लिए जो पीपीई इन सेफ्टी में यूज होता है। पीपीई बेसिकली होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो उसमें नोज मास्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। एयर मफ जो होता है कान के लिए होता है, जहाँ पे ज़्यादा साउंड होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। ग्लव्स जो होता है जनरल हाथ के लिए होता है, हैंड प्रोटेक्शन के लिए। इवन आप जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे लेदर ग्लव यूज़ करे जाते हैं। फेस शील्ड भी उसी टाइम पे यूज करा जाता है जब आप वेल्डिंग कहीं पे कर रहे हैं तो फेस में ना उसके और साथ ही रेडिएशन जो बताया जाता है उससे बचने के लिए भी यूज करते हैं। बाकी उसके जो चिंगारियाँ उठती है उससे भी बचने के लिए फेस शील्ड का यूज किया जाता है ड्यूरिंग वेल्डिंग। 27 नंबर क्वेश्चन पे है। तो 27 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, एक दे रखा है थर्ड नंबर, तीसरे नंबर का पूछा है, ठीक है। तो तीसरे नंबर में एक जैसे हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है। तो इसमें थर्ड न्यूमेरल ऑफ AWS कोडिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रोड इन, तो इसमें जैसे थर्ड नंबर का पूछा है, ठीक है। तो इसका जैसे कोडिफिकेशन होता है तो हम जैसे इसमें दे रखा है तो इसके हिसाब से जैसे मैं बता देता हूँ E6013, ठीक है। तो इसमें जैसे देखोगे सबका एक एक करके कोडिफिकेशन करेंगे। ई जो है आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है ये। उसके बाद 60 जो है 60 आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये। उसके बाद ये 1 जो है 1 आपका वेल्ड पोजीशन हो जाएगा, और 3 जो हो जाएगा टाइप ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। तो इसमें पूछ रखा था कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाला जो हो जाएगा टाइप ऑफ वेल्ड पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है इसमें, थर्ड वाला पूछ रखा है। जैसे ये आपका ये जो है आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, उसके बाद वाला जो है वेल्ड ऑफ पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दे रखा है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फ्लक्स यूज इन सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग में जो यूज किया जाता है आपका रेजिन यूज किया जाता है, ठीक है। जिंक क्लोराइड, सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स यूज करा जाता है वो रेजिन का होता है। बाकी जिंक क्लोराइड जो होता है ये शीट मेटल में यूज किया जाता है। उसके बाद HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसका आपका ये जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उस पर यूज़ करा जाता है। जबकि फॉस्फोरिक एसिड का जो होता है आपका क्लीनिंग जो होता है SS का मटेरियल जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें 29 नंबर क्वेश्चन पे क्या आता है, गैस यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस, मतलब टीक में पूछ रखा है, ठीक है। तो उसमें ऑर्गन और हीलियम का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, बाकी सारे भी है इनर्ट गैस हैं, लेकिन जो टीक में है, टीक बेसिकली टीक ये वेल्डिंग का एक है टाइप टंगस्टन इनर्ट गैस का, उसमें यूज किया जाता है। तो ऑर्गन और हीलियम का यूज किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, उसमें थर्मिट वेल्डिंग में इसका रेशियो पूछ रखा है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का कितना होता है। तो 1:3 होता है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वेल्डिंग प्रोसेस हैज़ नो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, किसमें ऐसा है जिसमें कंज्यूम नहीं होता है इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो वो आपका टीक वेल्डिंग होता है। उसमें क्या होता है, इनर्ट गैस हीलियम और ऑर्गन और हीलियम का यूज किया जाता है, ठीक है। वही मिग वेल्डिंग में भी वैसा ही होता है। मिग वेल्डिंग में क्या होता है कि सेम चीज़ इसमें भी है। इसमें भी जो है गैस यूज करा जाता है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, जो सबमर्ज वाले होते हैं उसमें, जिसमें समुद्र में उसके अंदर किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग जो है ये आपका मिलेगा जो न्यूक्लियर वाले प्लेसेस होते हैं उसमें जो भट्टी बनती है उसमें यूज़ करा जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें दे रखा है द टेम्परेचर स्केल विच डिफाइंस फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0 है, ठीक है, वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो ये टेम्परेचर स्केल पूछा है, कौन से टेम्परेचर स्केल में होता है, जिसमें वाटर जो होता है 0 डिग्री पे होता है फ्रीज, और 100 डिग्री पे होता है बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो वो सेल्सियस पैमाना होता है।
केल्विन पैमाने में क्या होता है, केल्विन पैमाने में 273 डिग्री होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 373 डिग्री जो होता है, ये आपको 373 डिग्री केल्विन जो होता है वो आपका वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। वहीं फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि आपका 32 डिग्री जो होता है ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 212 डिग्री जो होता है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक और होता है, इसमें बॉयल स्केल नहीं होता है, र्यूमर करके होता है, ठीक है। र्यूमर स्केल होता है जिसमें 0 डिग्री जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 80 डिग्री जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा है प्लेन कार्बन स्टील का, तो ये आपका 723 डिग्री सेल्सियस होता है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में। तो इसमें जैसे सबसे हाईएस्ट जो देखा है, देखो 3000 से 3200, तो आंसर में आपका थोड़ा अलग आ गया। इसमें जनरली ऑक्सी एसिटिलीन में क्या होता है कि 3200 या 3300 या 3600 ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये 3000 से ऊपर का ही होता है, 3000 से ऊपर ये डी वाला ही है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक। ऑक्सीजन का कलर पूछा है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका कलर क्या होता है, वो ब्लैक होता है। मरून और रेड जो होता है ये एसिटिलीन का होता है, ठीक है। बाकी ग्रीन और ब्लू ऐसे कलर में नहीं होते हैं। आपको ब्लैक मिल जाएगा, है ना, जिस कारण CO2 का होता है उस तरह से। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, 36 में पूछ रखा है मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ठीक है। ये असेंबली दे रखी है जिसमें बूसे साइज़ दे रखा है 20 mm, और उसके टॉलरेंस दे रखे हैं ये दोनों। तो ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस पूछा है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, ठीक है। तो ये आपका होल हो जाएगा, इसका ये शाफ्ट हो जाएगा। हाईएस्ट जो हो जाएगा इसका 20.05 हो जाएगा, माइनस करते हैं 0.3, है ना, तो 20.03, तो माइनस करोगे तो 0.02 आ जाएगा। बी में आंसर है। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, DC वेल्डिंग इज बेटर देन AC वेल्डिंग। तो उसमें क्या होता है, आर्क स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़िया रहता है। DC वेल्डिंग में क्या होता है कि करंट का जो होता है लेस और अप डाउन नहीं होता है, वो स्टेबल होता है, जिसके कारण आर्क वेयर स्टेबिलिटी जो होती है वो बनी रहती है। कॉस्ट देखोगे, कॉस्ट में भी कमी आती है। एक ये तो बन गया हमारा, ठीक है, बेटर जो होता है बेटर देन AC वेल्डिंग, तो उसके पीछे क्या है, आर्क स्टेबिलिटी का। बाकी इफिशियंट भी होता है, कॉस्ट में भी वो कमी होती है, और पावर कंजम्पशन भी, जैसे क्या होता है हम बैटरी में यूज़ करके उसको कर सकते हैं। बाकी AC में क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है, वो स्टोरेज नहीं है, उसको चेंज करके ही स्टोरेज किया जा सकता है। 38 नंबर पे क्वेश्चन है। 38 नंबर में क्वेश्चन जो है, विच एंगल ऑफ प्री सेटिंग इज टू कंपनसेट डिस्टोर्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सिंगल वी वर्ड जॉइंट मेटल थिकनेस जो है 10 mm और रूट गैप 2 mm का है। इसमें पूछा है एंगल प्री सेटिंग, ठीक है। एंगल प्री सेटिंग जो है वो कितना होगा, वो उसके बारे में पूछा है। जब कंपनसेट डिस्टोर्शन और हॉरिजॉन्टल सिंगल वर्ड, जब हॉरिजॉन्टल सिंगल वर्ड होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल सिंगल वर्ड जब यूज करते हैं उसमें मेटल थिकनेस जो है 10 mm की है, और रूट गैप जो है वो 2 mm का है। तो उस टाइम पे जो उस पर एंगल बनता है वो प्री सेटिंग एंगल जो होता है 183 डिग्री का होता है। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर में क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्म्ड इन वर्कशॉप। तो वर्कशॉप पे जो होता है कॉमन जो वेल्डिंग टेस्ट होता है, तो वो आपका नीक ब्रेक फ्री बैंड फ्यूज फ्रैक्चर होता है, ठीक है। वही टेंसाइल टेस्ट जो होता है उसमें उसकी स्ट्रेंथ चेक करी जाती है, जिस मीटर पे वेल्ड किया हुआ है उसकी स्ट्रेंथ चेक करी जाती है उसको हिट करके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइडेड बेंड टेस्ट होता है, ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है, उसमें वैसे ही करा जाता है। उसके बाद एक इम्पैक्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जिसमें सीधा उस जहाँ पे वेल्ड किया रहता है उसको हिट करके, या उसको किसी और चीज़ पे, जैसे रोकोइल हार्डनेस टेस्टर होता है या ब्रिनेल करके हार्डनेस टेस्टर होता है, ऐसे करके जनरली वो तो यूज़ करे जाते हैं स्टील की हार्डनेस चेक करने के लिए। तो बाकी ऐसे करके इसमें यूज़ किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज़ द टेस्ट टू फाइंड वेल्ड डिफेक्ट। तो वेल्ड डिफेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसके बारे में पूछा है। जैसे साउंड वेव इक्को डिस्प्ले ऑन कैलिब्रेटेड स्क्रीन। तो साउंड वाला देखोगे कि उसमें क्रैक्स का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डिफेक्ट यूजिंग साउंड वेव, तो उसमें क्या होता है,
अल्ट्रासोनिक जो टेस्ट होता है उसमें साउंड का यूज़ किया जाता है। बाकी स्टेथोग्राफ जैसे होता है उसके भीतर का उसमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि डिफेक्ट जो है वो चेक डिफेक्ट फ्री है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए उस पर से हैमरिंग कर दो या कुछ कर दो तो उससे जो साउंड आता है ना उससे वो क्लियर होता है। तो ये स्टेथोस्कोपिक जो टेस्ट होता है, जैसे क्या होता है स्टेथोस्कोप जो ब्लड प्रेशर चेक करने, सॉरी हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं ना, सेम चीज़ इस पे भी है। मेटल पे हिट करके उस पर साउंड जो आती है उससे पता चला जाता है कि इसके अंदर क्रैक्स हैं या नहीं है या गुड अच्छा है, उसके बारे में पता करा जाता है। सेम चीज़ होता है रेडियोग्राफी में भी। इसमें भी क्या होता है रेडियोग्राफी में आपका कि जो वेल्ड के जो इंटरनल स्ट्रेंथ होता है या फिर स्ट्रक्चर होता है उसको चेक करने के लिए और डिफेक्ट का पता लगाने के लिए जो है रेडियोग्राफिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक है आपका लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है जो लिक्विड यूज़ करके उसका जो है जो डिफेक्ट होता है उसको पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, व्हाट आर द गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस के लिए। तो नॉन फेरस और फेरस के लिए जो होता है आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन होता है। इसमें जैसे ये भी होता है एसिटिलीन और एयर दिख रखा है, तो ऑक्सीजन जो होता है ये फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होता है, वहीं आपका एयर जो होता है इसमें मॉइस्चर के साथ होता है। ठीक है, जिसके कारण फेरस और नॉन फेरस के लिए जो होता है फ्लेम कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है, उसमें ऑक्सीजन गैस होता है, कंप्रेस्ड वाला ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है मॉइस्चर फ्री होता है, ड्राई एयर होता है। आगे देखते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें स्क्वायर बॉक्स ऑफ मास दे रखा है 15 का, 15 kg हो गया। हॉरिजेंटल सरफेस हो गया, रेस्टिंग इन हॉरिजेंटल सरफेस, तो एक रेस्टिंग हॉरिजेंटल सरफेस है वहाँ पर रेस्ट कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड सरफेस, तो यहाँ पे वो सरफेस पे फ्रिक्शन कर रहा है जो है 0.15। ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड फॉर मूव द बॉक्स, तो वर्क पूछ रहा है कितना होगा बॉक्स को 15 मीटर ले जाने के लिए। और एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी दे रखा है, जी का मान 10 दे रखा है। जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधा आंसर आ जाएगा। इसका एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला होता है वर्क का, टोटल वर्क का, ये जैसे W हो गया, W इज इक्वल्स टू आ जाएगा F के होता है इंटू म्यू N, और N में आ जाएगा mg। ठीक है, मास और ग्रेविटी वाला दोनों आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसका वैल्यू जो है 15 है। ठीक है, मास हो जाएगा 15, म्यू के एन जो हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। ठीक है, जी का वैल्यू जो है 10 है, और एक दे रखा है एक 15 है, एक 0.15 है, एक 15 है और एक आपका 10 है। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 337.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा। सी इसका आंसर है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ट्रांजिशन फिट जो है इसमें से कौन सा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपका रिंगिंग फिट जो होता है वो आपका ट्रांजिशन फिट होता है, वहीं रनिंग फिट जो होता है वो आपका क्लियरेंस फिट में आएगा। एक्सपेंशन फिट और सिंकेज फिट जो आएगा वो इंटरफेरेंस फिट में आएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस फिट में आएगा, और ये आपका क्लियरेंस फिट में आ जाएगा। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन पे द डिस्टेंस बिटवीन द पार्ट टू बी जॉइंट इन बट वेल्ड इज कॉल्ड, तो बट वेल्ड जो होता है उसका नाम पूछा हुआ है कि क्या होता है। ठीक है, तो जो बट वेल्ड में जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, जैसे दो पार्ट के बीच में, एक पार्ट इसके बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका रूट गैप बोलते हैं। ठीक है, हीट अफेक्टेड जोन जो होता है जहाँ पे हम वेल्ड कर रहे हैं, तो इसके एरिया में जैसे हीट पड़ती है तो उससे क्या होता है उसका जो उसके कारण क्या होगा कि जो मेटल के प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेज आएंगे, वो हीट अफेक्टेड जोन हो जाएगा। उसके बाद लेग लेंथ जो होता है आपका जैसे आप एक जॉइंट करते हो, ठीक है, जैसे ये फिलेट होता है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ये आपका लेग लेंथ होता है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस जो आप कहीं पे वेल्ड कर रहे हो, बट वेल्ड में कर रहे हो,
ये जैसे वेल्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका लेग लेंथ हो जाएगा। उसके बाद थ्रोट थिकनेस में आते हैं। तो थ्रोट थिकनेस में जैसे ये हमने कर दिया, एक जॉइंट कर दिया, तो यहाँ से लेकर जहाँ पे इसका थ्रोट है, गला जहाँ हमारा जैसे होता है ना, नेक के पास गला होता है, तो वहाँ से जहाँ तक इसका ऊपर का टॉप है वहाँ के बीच का जो दूरी होता है, ये आपका थ्रोट थिकनेस हो जाता है। उसकी मोटाई जो होती है थ्रोट थिकनेस कहलाती है। आगे चलते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द वेल्ड मेटल इज बिलो द मीटर लाइन, तो मीटर लाइन के नीचे है इन फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड ऐसे होता है, ठीक है। द वेल्ड कोल्ड, तो उस केस में जिस मीटर लाइन से नीचे होगा फिलेट वेल्ड में, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है ये जैसे फिलेट इस तरह से होता है। अब ये जो कह रहा है ये ऐसे कुछ कर्व में है, मतलब नीचे की ओर है, जो लाइन है उससे नीचे की ओर, तो वो ऐसे बनता है, जो ऐसे बनता है ना, ये आपका कॉनकेव में बनता है, ठीक है। तो आपका कॉनकेव बीड हो जाएगा। कॉन्वेक्स बीड में क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर बैठेगा। और मीटर बीड जैसे बता दिया वेल्डिंग का जो कर रहे हैं वो मीटर लाइन हो जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल आता है वो। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फाइंड द सेफ लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए मेटल वायर ऑफ 7 mm दे रखा है। अल्टीमेट स्ट्रेस दे रखा है केजी 40 kg पर मीटर स्क्वायर। तो सेफ्टी पूछ रखा है, इसका कितना होगा, ठीक है। तो इसका जैसे हम देखते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा 770 kg हो जाएगा। तो 7 mm डायमीटर का, इसका थोड़ा सा डाउट है मुझे, ठीक है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैं देखता हूँ, यदि मिल जाएगा तो मैं इसको कमेंट में डाल दूँगा। तो 46 का जो क्वेश्चन है, सस्पेंडेड लोड दे रखा है दैट कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम मेटल वायर, जो है इसका डायमीटर 7 mm का है। अल्टीमेट स्ट्रेस जो रखा है 40 kg पर मीटर mm स्क्वायर का है, मतलब पर एक में इतना दे रखा है और 7 mm का है, तो इसमें सेफ्टी फैक्टर पूछ रखा है, ठीक है। तो वो 770 kg हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है आपका रजिस्टर है 6 mm का, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जो रखा है जंक्शन में 2 रजिस्टर ऑफ 2 ohms एंड 4 ohms कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक दे रखा है 1/r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। तो पैरेलल में ये होता है 1/4, तो इसका जब निकालोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 + 1 इक्वल्स टू 3/4 है ना। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। तो रेजिस्टेंस जो हो गया 4/3 हो गया। उसके बाद दे रखा है वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्टेज, करंट पूछा है, तो v इज इक्वल्स टू IR करेंगे, तो v हमारा 6 हो जाएगा। I का पता नहीं है, I निकालना है, और रेजिस्टेंस जो दे रखा है, रेजिस्टेंस आया 4/3, तो ये 3/4 हो जाएगा। गलती हो रहा है क्या, अच्छा, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू जैसे आ गया ये 3/4, 4/3 आ गया, ठीक है। और इसको फिर सीरीज में कनेक्ट करना है 6 ohms को, 6 ohms को कनेक्ट करते हैं, 6 × 18 4 22/3 आ गया, ठीक है। अब इसको V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला में लगाएंगे, तो V हमारा 6 हो जाएगा, इसको टू I का पता नहीं है, I निकालना है, और R इज इक्वल्स टू 22/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18/22, इसको जब काटोगे तो 0.82 एम्पियर आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, द सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस दे रखा है 2 मीटर का दे रखा है, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 4 मीटर का है। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका सिंपल फार्मूला है, लेंथ ऑफ एरिया जो आर्क होता है, पहले हम आर्क का निकालेंगे, फिर उसके बाद सेक्टर का निकालेंगे, ठीक है। तो इस पर जैसे आर्क का निकाल लेते हैं, तो S इज इक्वल्स टू 2, इसको S इज इक्वल्स टू R थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो R का जो वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो और हमारा S का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि आर्क दे रखा है 4, तो आर्क जो है वो 4 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा, वो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है 1/2 R² थीटा, ठीक है। तो 1/2 तो हमारा 1/2 हो गया, इंटू R² का हो जाएगा, R कितना निकला है हमारा 2 है, 2 × 2 हो जाएगा, इंटू S
थीटा का जो वैल्यू आया वो 2 आ गया, तो 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा है, रेडियो एक्टिव जो है, रेशियो ऑफ एक्टिव कंपोनेंट ऑफ वाटर इन द ड्रिपिंग सॉल्यूशन यूज इन सोल्डरिंग ऑपरेशन। तो सोल्डरिंग ऑपरेशन में जो होता है वाटर ड्रिपिंग सॉल्यूशन यूज किया जाता है, उसका रेशियो पूछा है एक्टिव कंपोनेंट का क्या होगा, ठीक है, वाटर में। तो वो जो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे पूछा है हीट जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग डज नॉट डिपेंड ऑन। तो हीट जो जनरेट होता है वेल्डिंग में वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो वो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे वो डिपेंड नहीं करता है हीट जनरेट होने के लिए। करंट होता है बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वोल्टेज जो होता है दो फेज डिफरेंस के बीच का जो फेज डिफरेंस जो होता है वही वोल्टेज होता है। रेजिस्टेंस जो होता है उनके बीच में जो मतलब इलेक्ट्रॉन पासिस होने में जो बाधा डाल रहा है वही रेजिस्टेंस होता है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन स्टील। तो डिक्रीज़ क्या होगा वो पूछा है। जैसे आप कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो क्या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका जो डक्टिलिटी होगा वो डिक्रीज होता है। कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे बड़ा होगा हार्डनेस बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, कोरोजन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, साथ ही उसका डक्टिलिटी जो होता है वो कम होता जाता है। क्योंकि हार्ड मटेरियल जो होता है कटिंग के लिए होता है, उसको डक्टिलिटी में क्या होता है बेसिकली डक्टाइल होने के कारण उसमें हम वायर बना सकते हैं। तो जितना हार्ड मटेरियल होगा उसका ये वायर नहीं बना पा सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है उतना ज़्यादा वो खुलता नहीं है हार्ड होने के कारण। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्डिंग टॉर्च। तो वेल्डिंग टॉर्च बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, उसके लिए कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, ए कार इन मूविंग एट वेलोसिटी इतना दे रखा है, वेलोसिटी जो है 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और ब्राउड टू रेस्ट इन 60 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रिटार्डेशन टू डिक्लेरेशन एक्सपीरियंस बाय द कार। तो कार की पूछ रखी है, वो मूविंग कार है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, उसके बाद रेस्ट में इतना है 60 सेकेंड लेगा, फिर रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन एक्सपीरियंस बाय द कार, और टाइम जो ट्रैवल करता है उसमें कितना हो जाएगा उसका। मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो जैसे 80 होता है, इसको पहले हम क्या करेंगे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर दे रखा है मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ठीक है। 80 इंटू 5/18, ठीक है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए, और 60 सेकंड का पूछ रखा है, 60 सेकंड यहाँ पे हो गया। इसको जब वो काटोगे 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 10/27, इसको जब आप काटोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 0.37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी प्रेशर गेज आर यूज इन रेगुलेटर। गैस वेल्डिंग प्लांट में पूछा है, रेगुलेटर जो है उसमें प्रेशर गेज जो होता है वो कितने उपयोग करे जाते हैं गैस वेल्डिंग प्लांट में। तो 4 यूज करे जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फिलर मेटल बीइंग बेल्ड अप इन ब्रेस्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ओवरकम का बात कर रहा है, ठीक है। कैसे ओवरकम प्रॉब्लम जो आता है फिलर मेटल में जब हम उसका यूज़ करते हैं ब्रेस जॉइंट में, उस टाइम में तो क्या होता है मोर फ्लक्स जब होता है ना, उस केस में ओवरकम मतलब प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है बेसिकली ऑक्साइड होने से बचाता है। उसके बाद अगला देखते हैं 56 नंबर में स्लिप गेज की हार्डनेस पूछी हुई है, तो 64 HRC होता है। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूसेस ह्यूमिंग साउंड। तो ह्यूमिंग साउंड किस में आता है, तो लॉन्ग आर्क जहाँ पे होता है, लॉन्ग आर्क लेंथ होता है वहाँ पे आपका ह्यूमिंग साउंड आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट आर्क जो दे रखा है तो सॉफ्ट ब्रेजिंग साउंड होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल आर्क लेंथ जो होता है उसमें क्या होता है शार्प और जो क्रैकिंग साउंड आता है वो उसमें आता है, ठीक है। बाकी 2 लॉन्ग आर्क सेम चीज़ हो गया, 2 लॉन्ग आर्क या लॉन्ग आर्क उसमें होमिंग साउंड आ जाएगा।
ये सब डिफेक्टेड आते हैं, उसके पीछे के कारण पूछे जाते हैं कि क्यों ऐसे आते हैं, उससे क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग आर्क दे दिया तो जैसे ये क्या हो गया, ह्यूमिंग साउंड आ गया। फिर उसके बाद टेक्निक सही नहीं होती है, वेल्डिंग ख़राब हो जाता है, उसमें जॉइंट सही नहीं बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग आते हैं। जो सवाल दे रखा है उसके हिसाब से मैंने बताया, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी। आगे चलते हैं 58 नंबर पे। तो 58 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, द कंपोनेंट दैट कवर मेल्ट ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड फॉर्म्स गैस एंड सिलेक्ट टू प्रोटेक्ट द वेल्ड पूल इज कॉल्ड। इसका पूछा है तो वो कंपोनेंट का पूछा है, ठीक है। द कवर सॉरी कंपोनेंट दैट कवर मेल्ट ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो जब वेल्डिंग करते हैं तो उसको जो मेल्ट होता है उसको कवर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, फ्लक्स करता है। यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना है। अब यहाँ आगे दे रखा है एंड फॉर्म गैसेस, गैस एंड स्लैग। वो क्या करता है कि गैस को फॉर्म करता है और स्लैग को फॉर्म, स्लैग से प्रोटेक्ट करने के लिए वेल्ड पूल इज कॉल्ड। तो वेल्ड में जैसे क्या होता है कि ऑक्साइड होने से और साथ ही आपका ऑक्साइड होने से बेसिकली बचाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको वो पूछ रखा है वेल्ड पूल में, तो वो फ्लक्स होता है। सील्डिंग गैसेस क्या करता है, एक सील्ड बनाता है वही ऑक्साइड के लिए। इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड आपका जो इलेक्ट्रोड जिसको आप फिलर मीटर हो गया वो आपका, फिर फिलर वायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बाहर का, भीतर का जो पार्ट होता है वो वायर होता है। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन पे विच नोजल इज सिलेक्टेड। 15 का जो MS प्लेट होता है उसको काटने के लिए आप कितने का नोजल साइज लेंगे, तो उसके लिए 1.2 का होता है। वहीं आपका 1.6 जो होता है वो आपका 23.7 का जो MS प्लेट होता है वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। 1.6 का जो यूज किया जाता है 23.7 का, ठीक है। MS प्लेट का जो विड्थ होता है, थिकनेस होता है उसको 0.8 जो होता है, 0 पॉइंट आपका अप टू जो होता है 6.4 के लिए यूज किया जाता है। 6.4 जो थिकनेस होता है उसके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद कौन सा रह गया है 2 का। तो 2 जो होता है लग रही है 40 से ऊपर का होता है, ठीक है। ये जो होता है 2 40 से अधिक मोटाई के लिए यूज किया जाता है। अधिक मोटाई की जो प्लेट होती है उसमें यूज किया जाता है इसका। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वाई शुड ए वेल्डर क्लोथ्स बी फ्री ऑफ ऑयल और ग्रीस वाइल वेल्डिंग। तो जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं, एक वेल्डर वेल्डिंग करता है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए किससे, ऑयल और ग्रीस से। उसके पीछे कारण क्या है, तो ये जो होते हैं ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो टू अवॉइड कैचिंग ऑफ फायर, तो क्या होता है फायर से उसको बचने के लिए उन चीज़ों को दूर रखना, या वहाँ पे स्पेस मतलब फ्री रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए उन चीज़ों से, ऑयल या ग्रीस से। 61 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ रखा है, एक्चुअल लेंथ है 1 मीटर का, ठीक है, उसको ड्राइंग में 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। तो 1 मीटर में जो हो जाएगा यूनिट सेम कर तो 5/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको जब काटोगे 1/20 हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। तो 62 नंबर में यूटेक्टिक अलॉय दे रखा है, उसमें टीन लेड सॉफ्ट शोल्डर है एज कंपोजिशन। तो कंपोजिशन पूछा है, जो सॉफ्ट शोल्डर होता है उसमें ये यूटेक्टिक अलॉय जो होता है उसमें तो लेड जो होता है 37% होता है और टीन जो होता है वो 63% होता है, ठीक है। आंसर जो हो जाएगा आपका यही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन विच वेल्डिंग मेथड द स्टार्टिंग ऑफ वेल्डिंग इज डन बाय यूजिंग स्टील वूल और आयरन पाउडर। तो स्टील वूल या आयरन पाउडर का जो यूज़ किया जाता है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। GTAW जो होता है, हाँ, ये आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है। उसके बाद GMAW जो होता है गन मेटल गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद MMAW जो होता है ये जो है आपका मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, ठीक है। इसमें जो सवाल पूछा हुआ था, ये सवाल में जैसे पूछ रखा था, जो वेल्डिंग मेथड है उसमें स्टार्टिंग होता है वेल्डिंग में डन करा जाता है किससे, स्टील और आयरन पाउडर में। तो आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यूज करी जाती है, ठीक है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें यूज करा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 64 नंबर में, वाई व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ डुअल जेब बट पॉइंट।
एंगल क्या होना चाहिए पूछ रखा है डबल जे पॉइंट में, तो आपका जो होना चाहिए 20 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को। तो 65 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द सेफ्टी एप्रल सच एज एप्रिल ग्लव्स कैप्स केटरा। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रखा है। तो उसमें क्या होता है, लेदर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेफ्टी अप्रैल पूछ रखा है, जो मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी अप्रैल सच एज अप्रैल ग्लव्स। तो ये अप्रैल की जगह एप्रोन होना चाहिए, सॉरी एप्रोन जो होता है वो ऊपर यूज करा जाता है, तो ये अप्रैल ग्लव्स हो जाएगा। कैप्स के अटैक उसके लिए लेदर ग्लव्स होता है। जब भी आप वेल्डिंग करोगे तो वहाँ पे जो ग्लव्स मिलते हैं वो लेदर ग्लव्स होते हैं। कॉटन वैक्स कॉटन ग्लव्स जो होते हैं जनरल यूज़ करने में आते हैं, बाकी इनका तो यूज ही नहीं है। ठीक है, वुल वाले जो होंगे ठंडे टाइम के लिए यूज़ करे जाते हैं, बाकी ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए जनरल पब्लिक जो होता है अपने उसमें यूज़ करता है। नायलॉन के ऐसे ग्लव्स तो अभी उसके एक वायर बनाए जाते हैं ज़्यादातर ग्लव्स के लिए, तो उतना ज़्यादा देखा नहीं है। उसके बाद आते हैं 66 नंबर पे। तो 66 नंबर क्वेश्चन जो है प्राइमरी गैस पूछ रखा है। ऑक्सी फ्यूल जो वेल्डिंग होती है उसमें जो प्राइमरी गैसेस होते हैं वो प्राथमिक गैसेस के बारे में पूछ रखा है। तो आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। 67 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर मशीन सेफ्टी कैटेगरी इन वर्कशॉप एरिया। तो मशीन सेफ्टी कैटेगरी में जो आता है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें पूछ रखा है कौन सा जो है वो वर्कशॉप सेफ्टी में आता है। तो ये आता है आपका डी। उसमें क्या होता है कि आपको यदि कोई मशीन चलाना नहीं आता है तो आप उसको बढ़िया से चलाना नहीं आता है तो आपको इसको क्या करें, जब तक आप जान ना ले तब तक उसका उपयोग ना करें। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, डू नॉट अटेम्प्ट ऑपरेटिंग द मशीन। आप प्रयास ना करें उसको चलाने का अनटिल यू नो, यदि आपको नहीं मतलब जब तक आप जान ना जाएं कि कैसे उसको ऑपरेट करना है प्रॉपरली, टू ऑपरेट इट प्रॉपरली। 68 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाट इज़ प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का जो होता है प्री हीटिंग टेम्परेचर वो आपका 200 से 310 डिग्री होता है। आगे जैसे देखते हैं इसमें 69 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, व्हाट इज दैट विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। तो बेयर वायर इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें पूछ रखा है कौन सा टाइप का पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है बेयर टाइप में। तो बेयर टाइप में जो होता है वो स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है। वहीं आपका रिवर्स पोलैरिटी जो होता है, रिवर्स पोलैरिटी होता है इलेक्ट्रोड जो होता है कनेक्टेड होता है कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल में, और वर्कपीस जो कनेक्टेड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड होता है। और इसके लिए पावर सोर्स जो होता है वो आपका डीसी होता है। ठीक है, वहीं आपका स्ट्रेट यहाँ पे जिस दे रखा था हेयर वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है, यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड, तो उसके लिए स्ट्रेट पोलैरिटी हो जाएगा। वहीं स्ट्रेट पोलैरिटी का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है, जैसे रिवर्स पोलैरिटी में होता है ना कि इलेक्ट्रोड जो होता है वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, और वर्कपीस जो कनेक्टेड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से, और जो इसका पावर सोर्स होता है वो डीसी होता है। वहीं आपका स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल में इसका इलेक्ट्रोड होगा और पॉजिटिव टर्मिनल में आपका वर्कपीस हो जाएगा। ठीक है, पावर सोर्स का आपका डीसी या एसी रह सकता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर जो होता है ये आपका बेसिकली स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ करा जाता है। रेक्टिफायर जो सेट होता है वो आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसी से डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर विद इट्स प्रेशर डुअल्ड एंड टेम्परेचर हैव। तो इसमें जैसे तो इसमें जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर जो है उसमें कह रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, प्रेशर को क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। ठीक है, प्रेशर जो हो रहा है 2 गुना हो जा रहा है और टेम्परेचर जो है 1/2 हो जा रहा है। जब अब इसको निकालोगे तो प्रेशर जो इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये सर जाके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हो जाएगा तो उस टाइम में 1/4 हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 टाइम हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन पे क्या है कि इसमें एक फिट दे रखा है, फिट के बारे में पूछ रखा है, H7 और J6 का दे रखा है। तो ये जो होता है ये आपका ट्रांजिशन फिट होता है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, ए से लेकर
एच तक जो होते हैं वो आपका क्लियरेंस फिट में आता है, ठीक है, जो टोटल 8 होते हैं। वहीं आपका ट्रांजिशन फिट में जो है, ये आपका ट्रांजिशन फिट में जो है जे आ जाएगा, के आ जाएगा, एम आ जाएगा, उसके बाद एक और आता है एस, और एक आता है एन। तो टोटल जो इसमें 5 होते हैं। जैसे देखते हैं इंटरफेरेंस फिट एक है और है। तो इंटरफेरेंस फिट जो होता है उसमें आपका टोटल जो होते हैं उसमें 13 होते हैं। जो आपका पी होता है, क्यू होता है, आर रहता है, एस हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, भी हो जाएगा, उसके बाद एक्स हो जाएगा, इसमें डब्लू नहीं होता है, फिर वाई हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, जेड ए हो जाएगा, जेड बी हो जाएगा और जेड सी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो होते हैं 13 होते हैं। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन जो है, पॉइंट आउट द आंसर वर्क प्रैक्टिस अमंग द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आंसर वर्क जो है प्रैक्टिस कर रहा है उसमें बारे में पूछ रखा है। तो टेक मेजरमेंट बिफोर स्टॉपिंग द मशीन। तो कभी भी जो होता है मशीन को स्टॉप से करने से पहले मेजरमेंट नहीं लेना चाहिए। तो ये जो है आंसर एक प्रैक्टिस है, ठीक है। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, हाउ द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाई। तो इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जो इनर वायर होती है या फिर कोर वायर बोलते हैं जिसको, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसका डायमीटर जो होता है उससे हम उसका साइज लेते हैं, कितने mm की है वो वायर, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी साइज होती है। बाद में लेंथ आता है। 74 नंबर क्वेश्चन पे आप क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। तो लास्ट बिट पूछ रखा है डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड जो होता है उसके बारे में। तो ये जो हो जाएगा आपका स्टब एंड जो होता है वो आपका लास्ट बीट होता है, ठीक है। उसमें देखते हैं रेड एंड जो होता है, रेड एंड जो हो जाता है जो इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन जहाँ पे स्टार्ट होती है, जैसे प्री हीटिंग करी जाती है ना, तो वहाँ पे सरफेस पे जो आता है वो आपका रेड एंड होता है। वही डेड एंड जो होता है, लास्ट एंड जो होता है उसको डेड एंड बोलते हैं। वही आपका स्टब एंड का जैसे ये तो लिख रखा है स्टब एंड के बारे, ठीक है। लास्ट बिट जो है आपका डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड है वो आपका स्टब एंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है और भी कि जहाँ पे पाइप फिटिंग होती है या कनेक्टर जो होते हैं उसके प्लान जो हो गए हैं वहाँ पे जो फिट कर जाते हैं उसमें लास्ट जो होता है छूट जाता है। जैसे ये पाइप हो गया और ये इसका प्लान हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करा जाता है वो लास्ट बिट कहलाता है। आगे जैसे देखते हैं हम, तो 75 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर देखते हैं। इसमें पूछा है व्हाट व्हाट इज़ द डिफेक्ट ड्यू टू नॉन क्लीनिंग द सरफेस बिफोर वेल्डिंग। तो वेल्डिंग करने से पहले यदि आप सरफेस की सफाई नहीं करते हो तो कौन सा डिफेक्ट आएगा, कौन सा खराबी आएगी, ठीक है। उस केस में आएगा सरफेस पोरोसिटी आएगी। सरफेस जो है आप जब वेल्ड कर दोगे तो उसके अंदर में छोटे छोटे वो एयर बबल्स टाइप के रह जाएंगे या फिर वो बीच में फंस जाएगा, तो सही से वो उसमें क्या होता है कि वेल्डिंग नहीं हो पाता है। ओवरलैप का जो होता है ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हो उस केस में ओवरलैप हो जाता है, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से चढ़ना है। तो आप वेल्ड कर रहे हो यहाँ सब ज़्यादा बहा दिया तो उसमें इधर चला जाएगा तो ओवरलैप हो जाएगा। लेक ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, वो मेल्ट नहीं होता है सही से, जिसके कारण वेल्ड जो होती है जॉइंट सही नहीं बन पाती है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल क्रैक्स इन बीड। स्मॉल क्रैक्स कब आते हैं, आपका मटेरियल सही नहीं होगा ना, तो उस केस में आप जब ज़्यादा क्या होता है उस केस में कि स्मॉल जो आते हैं तो इसमें ज़्यादातर क्रैक्स का आपका मेटल सही नहीं होता है या फिर डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर दिया उस केस में आते हैं। कि आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू मेजर करंट आउटपुट ऑफ सेटअप इज कॉल्ड। तो करंट आउटपुट का जो होता है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उस सेटअप को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो होता है करंट मेजर करने के लिए आपका एमीटर यूज़ किया जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्ट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपका पोटेंशियोमीटर जो होता है ये भी आपका वोल्ट को ही मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन जो है, ज्वाइनिंग ऑफ टू पीस इन 180 डिग्री एट सरफेस लेवल इज कॉल्ड। तो आपका बट वेल्ड होता है, एक ये टोटल 180 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बट वेल्ड होता है। फिलेट वेल्ड बेसिकली इस तरह का होता है। सीम वेल्ड जो होता है इसमें सीम जो जोड़े जाते हैं एक सीम से दूसरे सीम में, ये ओवरलैप
स्पोर्ट वेल्ड में होता है, स्पोर्ट्स दिए जाते हैं जहाँ जहाँ बिट्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ एक बिट्स दे दिया, यहाँ बिट दे दिया, ऐसे करके स्पोर्ट वेल्डिंग में होता है। वहीं 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कैरिड आउट ऑन स्टील टू सॉफ्टन द स्टील एंड इम्प्रूव द मशीनिटी। तो जी किस में पूछ रहा है कि स्टील को जो होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है, जिसमें क्या होता है स्टील को सॉफ्ट बनाया जाता है और मशीनेबल बनाया जाता है, तो वो आपका एनिलिंग में होता है। कार्बोराइजिंग और नाइट्राइजिंग जो है ये केस हार्डनिंग की मेथड है, जिसमें कार्बोराइजिंग में क्या होता है कार्बन परसेंटेज को बढ़ाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आउटर कोर जो आउटर एरिया जो होता है वो उसका हार्ड होता है और इनर जो कोर होता है वो आपका सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। वहीं आपका नाइट्राइडिंग में जो है ये भी एक केस हार्डनिंग का मेथड है, इसमें जो होता है अमोनिया गैस का यूज़ किया जाता है केस को हार्ड करने के लिए। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, टर्म अलाउंस इन लिमिट एंड फिट यूजुअली रेफर्ड एट। तो जो अलाउंस शब्द है उसके बारे में पूछ रखा है, लिमिट और फिट में तो यूजुअली दिया जाता है, वो किस में दिया जाता है, तो मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल्ड के बीच में जो होता है उसी को बोलते हैं अलाउंस। ठीक है, आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, इसमें दे रखा है 80 नंबर क्वेश्चन पे वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन है, उसमें लिस्ट काउंट है मेन स्केल विथ लिस्ट काउंट 1 mm। तो मेन स्केल का हो गया आपका 1 mm, लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल जो है 10 है, 10 है मतलब ये आपका 9/10 हो जाएगा। ठीक, एक है 1 mm मतलब मेन स्केल का 1 mm और 10 हिस्सा का 1वां भाग, तो 9/10 हो जाएगा। फिर उसमें दे रखा है इसका जब लिस्ट काउंट निकालोगे तो 0.1 हो जाएगा। अब इसमें 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 mm जो है स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है, तो 30.0 प्लस 0.4 तो ये आ जाएगा 30.4। आंसर जो है 30.4 किस में है, बी में आंसर है, तो बी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था, बाकी सॉल्यूशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।